तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला कंडीशन देख लो ये कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक, अब ये ब्लॉक को हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, पहले समझ लो फिर नोट डाउन करेंगे। तो मान लो स्प्रिंग को हमने एक तरह से एक्सपैंड किया, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, और दूसरा स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो इस फॉर्म में आ गया। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फर्स्ट इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कह रहे हैं। ये यहां से स्प्रिंग को आपने एक्सपैंड किया ब्लॉक के थ्रू, और इसको आपने इस पोजीशन से कंप्रेस किया। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे या कंप्रेस करोगे तो एक फोर्स अप्लाई होगा जो इस स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, जैसे ही इसको ब्लॉक को एक्सपैंड किया तो ये फोर्स लगा एक्सटर्नल, तो इसको वापस लाने के लिए इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा। यहां भी आपने ब्लॉक से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया थ्रू एन एक्सटर्नल फोर्स, तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो इस ब्लॉक को या स्प्रिंग को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाएगा। तो वही कहता है कि व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एन स्मॉल अमाउंट या स्मॉल डिस्टेंस x, then restoring force is produced to bring into the normal equilibrium or normal position। इसका मतलब हम restoring force को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when a body is slightly displaced from its equilibrium position, a force begins to act which has a tendency to regain its original position known as restoring force। क्लियर? अब यहां से रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है और जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन दोनों में एक रिलेशनशिप देखो क्या है। एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब भी हम लिखेंगे डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, और रीस्टोरिंग जब लिखेंगे तो इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। चेक करो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और फोर्स एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स। रीस्टोरिंग का डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां भी देखो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए साइन कन्वेंशन एक्सटर्नल जब भी लिखेंगे तो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, और रीस्टोरिंग जब भी लिखेंगे तो नेगेटिव। आगे समझ में? नोट डाउन कर लीजिए जो पार्ट नोट डाउन करना है आपको।
हो गया, नोट कर लिया, हो गया। आगे बढ़े। अब यहां पहला कंडीशन यही आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक्स पॉजिटिव along the direction of external force। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस किया अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, यहां भी एक्स निगेटिव, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, अब एक्सटर्नल फोर्स का टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। ठीक, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां पर ये माइनस क्यों साइन आया, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। पॉजिटिव साइन किसके ले लेंगे, along द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के कारण। क्लियर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक, अब यहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, जो नेचर ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा है। यदि स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो के का वैल्यू लो होगा, स्प्रिंग हार्ड होगा तो के का वैल्यू हाई होगा। देखो सिंपल, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, दो तरह का स्प्रिंग है, दोनों पर मान लो 200 न्यूटन, एक स्प्रिंग हार्डर है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो के का वैल्यू हाई। यदि 200 न्यूटन अप्लाई किया और एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो गया तो के का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो स्प्रिंग सॉफ्ट हो गया। समझ में आ गया, एकदम याद रहेगा, दिमाग में बैठ भी गया। तो वही लिखा, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक एग्जांपल ले लिया कि एक्स का वैल्यू यदि 1 होगा तो एफ इजिकल टू के होगा। इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यदि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर होगा। फिर हमने लिखा, इफ रिक्वायर्ड फोर्स इज मोर देन स्प्रिंग इज सेड टू बी मोर स्टिफ एंड वाइस वर्सा। ठीक, और के लिखा, इट इज ए मेजर ऑफ स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग, कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है वो के बता देगा। क्लियर, चलिए इसको भी नोट कर लें। तो ये पार्ट आपको नोट डाउन करना है, ये फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, और इस के का वैल्यू सिंपली आप लिख लीजिए, के हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, और के इज या के इज ए मेजर ऑफ स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। हो गया, लिख लिया यहां तक।
अब यहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो यही एक्सप्रेशन हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया नॉर्मल पोजीशन से, तो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, यदि हम थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इंटू डी एक्स। यदि मान लो कि ये ब्लॉक स्लाइटली डिस्प्लेस किया थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx, एक एग्जांपल लिया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन विच इज इक्वल टू F डॉट dx। डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। अब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू kx है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, kx dx को इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल वैल्यू हम x1 मान लें और फाइनल या xi या xf या x1 और x2। k कांस्टेंट है, x का x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और फिर वैसे ही हम लोग लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1/2k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां तक नोट करो। थोड़ा ये हीटिंग इफेक्ट के कारण से पैनल हैंग कर गया। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो, फाइनल माइनस इनिशियल क्या वैल्यू आ रहा। हो गया। रीस्टार्ट करते देखते हैं होता है कि नहीं। इंटीग्रेट करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा तब तक। रिजल्ट भी लिख दिया था, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो यहीं तक हम लोग थे। तो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोगों ने थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख लिया था। रिजल्ट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, एफ डी एक्स यही था के एक्स डी एक्स, और नेट अमाउंट ऑफ वर्क हम लोगों ने x1 to x2 लिखा था,
ये के एक्स डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर टू अपर, तो इस कंडीशन में ये हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर आ गया, ये आया था। अब कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हमको फाइंड करना है, और इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक आ गया था सबका आंसर। अब ये कंडीशन हम लोग लेकर के चलते हैं कि इनिशियल वैल्यू, यही हमारा रिजल्ट भी आ गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लो हम 0 ले लें, ठीक, तो ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क का एक्सप्रेशन है। अब यहां पर मीन पोजीशन से ले लें, इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन हमारा x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू x, इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये फाइनली हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। रीजन क्या है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हो गया। हो गया। तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर देखो, हमने क्या लिखा है, फोर्स के टर्म में, और ये वाला फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में। तो कैसे लिखोगे इसको, ऑलरेडी F इज इक्वल टू के एक्स पढ़ा, तो यहां पर U आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर K को रिप्लेस कर दो, F बाई एक्स हो जाएगा, X का एक पावर कैंसिल हो गया तो Fx हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आ गया। इस वाले में X को रिप्लेस करो F बाई के फॉर्म में, तो ये F स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाएगा, एक के कैंसिल हो जाएगा, तो ये F स्क्वायर बाई के, हाफ F स्क्वायर बाई के। तो एक हमारा फोर्स और जितना एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन उसके टर्म में, और दूसरा फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में। ठीक, अब मान लो ये जो हम लोगों ने एनर्जी फाइंड किया, किसके फोर्स के हेल्प से, एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से, और यही अमाउंट ऑफ वर्क यदि हम निकालते रीस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से तो क्या आता, कोई बताओगे, निगेटिव हो जाता, तो हाफ के एक्स वन स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर आ जाता।
नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? चलो मान लो जो नहीं समझ में आया तो देखते हैं, इरेज करें इसको। हमने कहा ये हमारा जो पहला फिगर था, इसमें देखो इसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग इस फॉर्म में लिख दें, रीस्टोरिंग के फॉर्म में। तो रीस्टोरिंग और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रीस्टोरिंग के टर्म में माइनस के एक्स हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो गया, तो ये माइनस के एक्स डी एक्स हो जाएगा। और नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए वैसे ही x1 टू x2, माइनस साइन x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, x1 टू x2 हो गया। माइनस साइन को रिमूव करना है तो हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, नीचे x2 कर देंगे, ऊपर x1। माइनस साइन रिमूव हो जाएगा तो ये k बाई 2 हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट अपोजिट साइन आ गया समझ में? ये किसके कारण से अमाउंट ऑफ वर्क निकला? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। हो गया? तो फाइनली रिजल्ट यही आ गया। अब वही हमने यहां पर एक रिजल्ट लिखा है, x1 टू x2। अब ये एक टेबल बना दिया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्म में लिख दिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, ये किसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क है? रीस्टोरिंग या एक्सटर्नल? देख लो एक्सप्रेशन, चेक करो एक बार। रीस्टोरिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर ये वैल्यू कैसे आ रहा। ये हमारा नेचुरल का मतलब हो गया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पर थोड़ा सा साइड में फिगर ड्रॉ कर रहा है। ये हमारा ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन यदि हमारा नेचुरल है तो x1 0 हो जाएगा, और ये यदि एक्सपैंड करेंगे यहां पर ब्लॉक आएगा तो ये हमारा इलॉन्गेटेड पोजीशन हो जाएगा। और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये हमारा कंप्रेस्ड पोजीशन हो जाएगा। तो नेचुरल से कंप्रेस्ड जाना है, तो नेचुरल मतलब x1 का वैल्यू 0 डाल देंगे इनिशियल। ये 0 है और कहां जा रहे? कंप्रेस्ड। तो ये फाइनल पोजीशन कंप्रेस्ड मतलब x2, कंप्रेस्ड केस में माइनस x। अब इस फॉर्मूला में डालेंगे हाफ के, x1 की जगह पर क्या गया? 0, और x2 की जगह पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस
हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरा कंडीशन नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब क्या हो गया, पहला हमारा x1 का वैल्यू 0, फिर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब x2 का वैल्यू x डाल देंगे। अब इस फॉर्मूला में डाल देते हैं तो क्या बनता है, तो हाफ के x1 की जगह पर 0 माइनस x2 की जगह पर x डाल दो, क्या आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ इलोंगेटेड, इसका मतलब x1 x हो गया, और नेचुरल वापस आ जाए नेचुरल तो x2 0 हो गया। तो यहां पर इसी फॉर्मूला में डालेंगे फिर से, तो ये आ गया हाफ के x1 की जगह पर क्या है, देखो चेक करो x है, और x2 की जगह पर क्या है 0, तो क्या बन गया, हाफ के एक्स स्क्वायर बन गया। इसी तरह से तीनों रिमेनिंग कंडीशन भी हो जाएगा। आगे समझ में, क्योंकि काफी बड़ा है, लिखने में काफी टाइम लगेगा। ऐसे आज पीडीएफ भेज देंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। कहता फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। इसका मतलब वर्क डन बाय द, किस फोर्स के कारण से हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स, मतलब क्या होगा, किस फोर्स के कारण, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या आया, x2 का वैल्यू 0। चलो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। अमाउंट ऑफ वर्क में फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही है। के का वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी से, 50 दे रखा है। x1 कितना, 1 सेंटीमीटर में, और ये न्यूटन पर मीटर में है। तो न्यूटन पर मीटर को ही आप कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो, कौन सा इजी लग रहा है। चलो x का ही वैल्यू हम लोग डाल दें मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 0, ये 25 इंटू 0.01 इंटू 0.01, देखो कितना आ रहा है, 0.025 जूल आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या 25 ले जाएं तो क्या बनेगा, 10 का पावर -3, 3 डिजिट राइट जा रहे हैं, नेगेटिव। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 मिली जूल। (10⁻³ मिली हो गया, अरे मिलीमीटर। और ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है, तो क्या आ जाएगा,
आंसर -25 मिली जूल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k oscillates on a smooth horizontal table. कहता the other end of the spring is fixed to a wall. If it has a speed v when the spring is at its natural length, how far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? कहता ब्लॉक का मास m एक स्प्रिंग से अटैच है। ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब ये कहता हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऑसिलेट कर रहा है, अदर एंड फिक्स है वॉल पे, इसका वेलोसिटी v है। अब कहता हाउ फार विल इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ये इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, और कितना डिस्टेंस कहता है कि मूव करेगा। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल से कंप्रेस्ड या इलोंगेटेड पोजीशन पर आया। इसका मतलब जो एनर्जी इसमें स्टोर था वो कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर, और वही एनर्जी ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया। इसका मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू। देखो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई के। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, v बाहर आ गया, अंडर रूट एम बाई के। आएगा ये आंसर। हो गया, चेक करते हैं क्या आंसर हमारा। ये आंसर v अंडर रूट एम बाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। ये फिगर है। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। Assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. स्प्रिंग में कितना elongation होगा। तो हम लोग ये assume कर ले कि ये ब्लॉक यहां पर इनिशियली है, और ये जब ब्लॉक को हम लोग पुल करके नीचे लाएंगे तो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट x हो गया, और स्प्रिंग में एक्सपेंशन भी x हो जाएगा उतना ही। इसका मतलब स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है वो हाफ के एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स अप्लाई हुआ ब्लॉक में। इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो इस ब्लॉक में आया वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, हाफ के
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू एक्स। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम इलॉन्गेशन। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ये x कैंसिल हो गया तो kx इज इक्वल टू 2mg और x इज इक्वल टू क्या बन गया? 2mg बाई k। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आ गए समझ में? इरेज करें तो आंसर भी चेक कर ले हम लोग। इतना मेहनत किया तो आंसर भी चेक कर लिया। ठीक, तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्णतः समाप्त हो। कल के क्लास में कोलिजन स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ एक बार हमको कोई रिमाइंडर भेज देना।